कहते हैं कर्म के घरघराते रथ को देखकर विधाता भी विघ्नहर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार मेहनत करते रहता है, प्रकृति उसको देखती है। प्रकृति को आप चाहे भगवान मान लो, चाहे संसार को चलाने वाली कोई शक्ति मान लो, उसकी पॉजिटिव ऊर्जा उस व्यक्ति को मिलती है और वो लगातार सफलता के कदम चूमते चले जाता है। स्वागत है आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज अपने साथ है रॉयल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री GL कुमावत सर। आज इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे जेट, ICR, BHU के बारे में। अभी रिसेंटली सबके रिज़ल्ट भी आए हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट संस्थान ने दिए हैं, तो चलिए आज इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू। स्टूडियो में अपन शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली अपन ने देखा कि जेट का रिज़ल्ट भी आया, जी, ICR का भी रिज़ल्ट आया, BHU के भी आया। जी बिल्कुल सर। तो मतलब हर एक एग्ज़ाम में अपन ने एक से एक अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दिया है और राजस्थान के हो जाए भारत के अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपन ने अपने स्टूडेंट दिए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जी। सोनू सर, देखो एक रॉयल की परंपरा रही है शुरू से ही कि रॉयल ने हमेशा हर साल चाहे कोई सा रिजल्ट क्यों ना हो, अपने खुद के सिलेक्शन के मामले में खुद के रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं क्रम से आपको बताऊंगा सभी रिजल्ट। सबसे पहले इस साल 2019 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले JET का रिजल्ट आया, उसके बाद में रिजल्ट आया BHU का, उसके बाद में रिजल्ट आया ICR का। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले JET की। जी। JET के अंदर हर साल लास्ट ईयर भी अपने बच्चे की यहाँ से फर्स्ट रैंक रही थी, और अगर मैं 2019 की बात करूँ तो गजराज की इस बार भी अपने वर्ग में फर्स्ट रैंक रही। इस बार टॉप 10 के अंदर अलग अलग वर्गों के बच्चे 8 बच्चे अपने टॉप 10 के अंदर अलग अलग रैंक लेके आए। 8 रैंक रही टॉप 10 में। इसके अलावा टॉप 100 में हर साल की बात है, इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रही। चाहे मैं टॉप 1000 की बात करूँ, फिर JET के बच्चों को काउंसलिंग शुरू हुई। उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार केवल स्पोर्ट काउंसलिंग बची है। स्पोर्ट से पहले कि मैं रिजल्ट की बात करता हूँ केवल JET की, तो आप एक कॉलेज से अंदाजा यूँ लगा लो कि 5 यूनिवर्सिटी है राजस्थान में। सबसे पहले उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। जी हाँ। इन कॉलेजों के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इनमें सबसे टॉप कॉलेज कौन सी है, तो इसमें टॉप कॉलेज आती है RCA कॉलेज उदयपुर। जी बिल्कुल। RCA कॉलेज उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो इस कॉलेज के अंदर टोटल सीट जो है उनकी संख्या है 88 सीट है टोटल। अब 88 सीट है और पूरे राजस्थान के अंदर जैसे अपना रॉयल इंस्टीट्यूट है, वैसे लगभग 1000 कोचिंग सेंटर है। जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर की स्कूल है, लगभग हर जगह इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। अब सोनू सर, आप ये देखो कि हर इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूट का संचालन करते हैं, सब संस्था वालों का ये लक्ष्य होता है कि मेरा बच्चा टॉप कॉलेज में जाए। तो अगर 1000 कोचिंग सेंटर वाले कोचिंग सेंटर से अगर एक कोचिंग का एक बच्चा सेलेक्ट हो और सबका सपना हो कि उदयपुर जाए, तो 912 कोचिंग सेंटर का तो खाता ही नहीं खुलेगा। क्योंकि सीट ही 80 है। अब मैं बात करता हूँ, अगर इस रेशियो को देखो आप कि 912 का तो खाता ही नहीं खुलेगा, तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना टफ एग्जाम है। लेकिन रॉयल की नज़रों में एग्जाम देखो। जी। आपको मैं बताऊं, आपको भी जान के खुशी होगी कि 88 सीट में रॉयल इंस्टीट्यूट से फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर 26 बच्चे सेलेक्ट होके गए और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हुई, तब आदेश चौधरी जोधपुर का बच्चा, हमारा लॉन्ग ईयर बैच का स्टूडेंट ही है, वो बच्चा जो है सेलेक्ट हुआ, तो 88 में संख्या बढ़ के 27 हो गई, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड। 88 में से 27 बच्चे अकेले इस रॉयल इंस्टीट्यूट के हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के गुरुजनों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के मैनेजमेंट को, जिन्होंने रात और दिन मेहनत की और एक ही लक्ष्य रखा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी आपको और मैं बताना चाहूँगा, अभी जो हमारा लॉन्ग ईयर बैच चल रहा है, उसके अंदर एक दिन मैं यूँ क्लास में गया जी, तो बच्चों ने यूँ पूछ लिया कि सर आप इस बार कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे तो आप खुश होगे RCA के अंदर। तो मैंने कहा बेटा RCA तो अपना लक्ष्य नहीं है, अपना टारगेट ICR और BHU है, तो JET तो अपना लक्ष्य नहीं है, सॉरी। तो कि इस बार कितने बच्चे JET में सेलेक्ट होंगे तो आप खुश हो जाओगे। तो मैंने पहले बताया नहीं, फिर भी बच्चे कई बार क्या पीछे पड़ जाते हैं कि सर के मुंह से सुनते हैं। तो मैंने कहा इस बार तो बेटा एक काम करो, अपने 27 बच्चे सेलेक्ट हो गए, मुझे तो ये बताओ कि जो बच्चे जोबनेर गए, जो बीकानेर गए, जो जोधपुर गए, वो कोटा गए, वो कितने क्वेश्चन से रहे। तो आपको बता दो मैं कि उदयपुर के लिए 92 क्वेश्चन सही करने थे, और आपको अगर कोटा जाना था तो
7 क्वेश्चन सही करने थे। 100 में से? हाँ 100 में से, 120 में से 120। अब जो बच्चा उदयपुर सेलेक्ट हुआ, जो बच्चा जोबनेर सेलेक्ट हुआ, उसके बीच में 1 क्वेश्चन का गैप था। ओह, तो मुझे लगता है अगर ढंग से प्रयास किया जाए जी जी, तो वो बच्चे जैसे 27 यहाँ गए तो पीछे भी तो 20-15 25 गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 88 सीट है, अगर वो बच्चे 87 क्वेश्चन सही करने वाला अगर 5 क्वेश्चन का सुधार कर ले और 91 वाला अगर 1 क्वेश्चन का सुधार कर ले तो मुझे लगता है पूरी सीटें भी एक इंस्टीट्यूट ले सकता है, इस संस्थान के बच्चे कर सकते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि ये सिंपल एग्जाम है, अगर बच्चा पूरा डेडिकेट होकर अगर पीछे लगे एग्जाम पे तो डेफिनेटली बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। जैसा कि आपने देखा कि 88 में से 27 बच्चे एक इंस्टीट्यूट से आना अपने आप में बड़ी बात। अब मैं आपको अगला रिजल्ट बताता हूँ। अगला इसके बाद में जो अपना रिजल्ट आया था वो आया था BHU का, जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जनरली बच्चे इस एग्जाम से कतराते हैं, कारण ये है कि पूरे इंडिया के अंदर केवल 163 सीट है इस बार। हालांकि मैं ये भी बता दूं क्योंकि हम भी इस एग्जाम को इतना वेटेज नहीं देते क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम है, कुछ सिलेबस भी इसका थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस साल हमने थोड़ा सा प्रयास किया और कुछ बच्चों को हमने मतलब मोटिवेट किया कि नहीं आप लोग कर सकते हो। तो बच्चों ने क्योंकि सीटें कम है तो हर कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता जनरली, तो लेकिन फिर भी जिन जिन बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, मन से एग्जाम दिया, तो आपको जान के खुद को और खुशी होगी कि इंडिया लेवल पे बच्चा 5वीं रैंक लेके आया, अपने वर्ग में 12वीं रैंक लेके आया और 28वीं रैंक। बेहतरीन बेहतरीन। हाँ, और बच्चे इंडिया लेवल पर गए। तो मैं इस बार के जो बच्चे उनको स्पेशली बता दूं कि अपने इंस्टीट्यूट में इस बार शुरू से ही BHU की क्लासेस लग रही है और इस बार अपना लक्ष्य है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपने BHU के अंदर सेलेक्ट होके जाए। जी जी, क्योंकि अब हमें लालच हाथ लग गया, हमें लग रहा है कि यार BHU चाहे सीटें चाहे कितनी कम क्यों ना हो, अगर 3 बच्चे इस बार बढ़िया रैंक के साथ गए तो डेफिनेटली बच्चे निकल के जाएंगे। निश्चित रूप से जाएंगे, निश्चित। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि मैंने देखा कि हर एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अच्छे से अच्छे कॉलेज में गया है, तो इसके पीछे क्या राज है, क्या देखते हैं आप? मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक रिजल्ट और बताऊंगा आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे वापस याद दिलाना। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक रिजल्ट और रह गया अपना ICR का। ICR का रिजल्ट आया, उसके बाद में उसकी काउंसलिंग शुरू हुई और फर्स्ट लिस्ट, पहली लिस्ट जारी हो गई जी। पहली लिस्ट के अंदर कल शाम की बात है, कल शाम को हम लोग बैठे थे तो रिजल्ट आया, बच्चों के कॉल आ रहे थे, मैं स्पेशली कोटा गया हुआ था तो रास्ते में मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, सर मुझे ये कॉलेज मिली, ये कॉलेज मिली। तो अपने जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो JET में सिलेक्ट हो गए थे लास्ट ईयर, लगभग अपने पास 180 स्टूडेंट थे, लगभग कॉलेजों में सेट हो गए थे बच्चे। सभी बच्चे जिनके अंदर किसी बच्चे के जो है मतलब किसी बच्चे को हिसार मिला है, आपको जान के खुशी होगी कि हिसार जो आपका चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर बहुत शानदार टॉप यूनिवर्सिटी में से है। इसके अलावा अपना BHU है, इसके अलावा अपना समस्तीपुर बिहार है, नवसारी गुजरात है, इसके अलावा प्रबड़ी महाराष्ट्र है, राहुरी महाराष्ट्र है, आनंद गुजरात है। लगभग हर जगह अपना जो बच्चा यहाँ से सेलेक्ट होकर ICR में गया है। और मैं आपको और बता दूं कि जैसे नवसारी है, समस्तीपुर है, राहुरी, ऐसी बहुत सारी ऐसी कॉलेज हैं जहाँ पे 10-10, 12-12 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के सिलेक्ट होके गए हैं। तो मुझे आज खुशी होती है कि नहीं, राजस्थान के बच्चे जो एग्रीकल्चर के स्पेशली जिनको इतना मान और सम्मान जनरली नहीं मिल पा रहा है, तो हमें खुशी होती है कि बच्चे आज इंडिया लेवल पे जा रहे हैं। और आपको मैं एक वाक्य याद दिला दूं कि 2011 में जब इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी, तब हम जब भी यूँ ICR का नाम लेते थे तो लोग यूँ ICR का एग्रीकल्चर को बच्चों को ICR के लिए तैयारी करने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करते। मुझे लगता है एक्चुअल में क्या कारण है, तो कारण मुझे समझ में आया कि ICR ने इन बच्चों के क्या कर रखा था, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के फिजिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी कर रखा था। तो उनको यूँ तैयारी कराते कि कोई भी बच्चा हो राजस्थान का तो उसको PCA लेना पड़ता, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर जी। अब बच्चे तो यहाँ अपने राजस्थान के जो बच्चे वो तो एग्रीकल्चर का बच्चा फिजिक्स तो पढ़ता ही नहीं पढ़ता, तो अब उसको फिजिक्स जब बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो फिर वो बच्चा इंडिया लेवल पे कैसे सेलेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। अब हमने बहुत प्रयास किया और जब आदमी छोटे लेवल पे होता है तो उसकी हर कोई सुनता भी नहीं है। एक संयोग की बात रहे, हमारे कॉलेज में उस टाइम डीन थे डॉक्टर NS राठौर सर करके, एट प्रेजेंट ICR में DDG डिप्टी डायरेक्टर जनरल। और 2016 की बात है, जब वो DDG बने थे वहाँ,
तो डीडीजी ने एजुकेशन बने, तो हमने उनके सामने अपनी ये बात रखी, तो उन्होंने इस चीज को देखा कि वास्तव में राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने उसी साल पूरे भारत के डीन डायरेक्टर को बुलाया और इस प्रॉब्लम से अवगत कराया और पूरे सिलेबस को चेंज किया और इनके जो एग्जाम पैटर्न है उसको चेंज किया। और उस टाइम 2016 से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2016 के बाद में ये नियम आया कि राजस्थान का बच्चा फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेके एग्जाम दे सकता है। हम कोई ऐसा नहीं कि भाई इस इंस्टीट्यूट से बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे तो हम कोई जादू कर रहे हैं, जादू नहीं कर रहे। बच्चा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ले रहा है और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अगर बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाए तो मेडिकल का बच्चा इसके कॉम्पिटिटर होता है, पीसीबी वाला। बिल्कुल। फिजिक्स की जगह अगर एग्रीकल्चर का बच्चा, फिजिक्स और एग्रीकल्चर को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो एग्रीकल्चर वाला बच्चा हमेशा ही बेटर करता है। जी। इसलिए जिन बच्चों के दिमाग में है कि नहीं हम तो आईसीआर नहीं, हम तो जेईटी का पढ़ेंगे, वो बच्चे स्पेशली ध्यान रखें, वो आईसीआर की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास मौका है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लेके। जरूरी नहीं आप रॉयल में आके पढ़ो, ऐसा कतई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इस चीज की दिमाग में होना चाहिए आपके कि आपकी जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि मैं इंडिया लेवल पे जाऊं और मैं आईसीआर फाइट करूं। और आईसीआर फाइट करना मुझे लगता है सिंपल है। बिल्कुल। जिस रेशियो में बच्चे सेलेक्ट होके आज जा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से, मुझे लगता है आईसीआर का एग्जाम बिल्कुल सिंपल है। एबीसी के सामने पीसीबी वाला बच्चा टिकता नहीं। जी बिल्कुल। संस्थान के प्रयासों से फिजिक्स की अनिवार्यता खत्म हुई और अब मैं देख रहा हूँ 2-4 सालों से कि राजस्थान के बच्चे भी एक अच्छे लेवल पर आईसीआर में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं रॉयल इंस्टीट्यूट को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि रॉयल के प्रयासों से ये हो पाया है कि फिजिक्स की अनिवार्यता खत्म हुई। अब एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकता है, बायो सेलेक्ट कर सकता है और केमिस्ट्री तो है ही। बिल्कुल कर सकता है और बच्चा आराम से विद डेडिकेशन और उसको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो डेफिनेटली बच्चा एग्जाम क्रैक कर लेगा। अब आपने पहले क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर बताओ। आपने पूछा था कि बहुत सारे बच्चे जैसे अभी आईसीआर में भी सिलेक्ट होके गए और जेईटी के अंदर भी, जेईटी में भी जो उदयपुर बच्चे आए, मैंने हर बार अपने इंस्टीट्यूट के बाहर की साइड बड़े पोस्टर लगा रखे जिनके अंदर उन बच्चों की फोटोज लगा रखे जिन बच्चों के बहुत कम प्रतिशत, जिनको लोग यूँ बोलते हैं जिसके कम प्रतिशत आते हैं तो लोगों की नज़रों में वो कोई काम का नहीं है, या फिर वो कुल मिला के रास्ता भटका हुआ लोग उसको मानते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। जी बिल्कुल। डिपेंड करता है कि किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। बच्चे किसी के 57% आगे मान लो, इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे का उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि मेरे 50% है, 50% इसलिए क्योंकि मैंने इतने टाइम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया इसलिए कम आ गए, क्योंकि मेरे एक चीज समझ में आई है, मतलब कि सरस्वती माँ का एक फॉर्मूला है, उसने एक सेट जी बिल्कुल प्लीज सबको बताएं। ये मुझे लगता है अगर किसी की ये लाइन समझ में आ गई, ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया, उसको जिंदगी में कहीं पर भी मतलब भटकने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ। ये दोनों बच्चों के काम का है। जो बच्चे होशियार है वो और कॉन्फिडेंस नहीं होंगे और जो कमजोर है वो कभी निराश नहीं होंगे। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। ठीक। ज्यादा पढ़ाई ज्यादा नंबर, जी। कम पढ़ाई कम नंबर। जी। जितने दिन ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने दिन ज्यादा नंबर आएंगे। जी। कई बार आपने देखा होगा किसी बच्चे के 10th क्लास में 92% आ गए जी, और फिर 10th में और जब 12th का रिजल्ट आता है तो उसके 62 रह जाते हैं। उसका क्या कारण है कि 10वीं तक उस बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की और 11वीं 12वीं में चाहे कारण कुछ भी हो उसने उतनी पढ़ाई नहीं की, इसलिए उसके कम प्रतिशत आए। कई बार गार्जियन से नाराज होते हैं कि भाई टीचर्स कॉपी चेक सही नहीं करते, ये वो बहुत सारे वजन सुनाते हैं। मुझे लगता है उनको वास्तविक कारण पे पता लगाना चाहिए। पढ़ाई का सीधा फॉर्मूला है, जो पढ़ता है वो सिलेक्ट होता है। अब बात करते हैं कमजोर बच्चे जो आपके नजरों में 50% का। बिल्कुल। एक 50% के बच्चे के पीछे ये जाओ कि उसके कम क्यों आए, तो आपको कोई ना कोई रीजन मिलेगा। या तो हो सकता है वो बीमार हुआ हो, या हो सकता है उसके दोस्तों की संगली ऐसी हो। थर्ड वन कारण हो सकता है कि उसका मन ही नहीं हो। लेकिन जब कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी करने के लिए आता है तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि उसमें दिमाग तो है जी, अदरवाइज वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी करने के लिए नहीं आता। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग है, उसके 50% है, तो उस बच्चे को अगर प्रॉपर गाइड किया जाए, प्रॉपर गाइड करने का क्या मतलब हुआ, प्रॉपर गाइड से बोले तो कि अब उसको ऐसा पढ़ाया जाए कि उसके हर चीज़ समझ में आए और उसको
मतलब कोई चीज़ को रिवाइज करने के लिए मैटर प्रोवाइड किया जाए, अगर उसको प्रॉपर जीडी ली जाए, प्रॉपर उसके टेस्ट लिए जाए, प्रॉपर उसको गाइड किया जाए, तो बच्चा डेफिनेटली रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ से बच्चा जैसे एक आजकल हर जगह से बच्चा पढ़ने आ रहा है, तो एक तरीके से काउच सी हो गई है कि कमजोरों का रॉयल इंस्टीट्यूट है। कमजोरों का बोले तो कोई काम का नहीं, वो रॉयल में जाओ, आपका जो है कहीं ना कहीं तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। मैं कई बार और भी बच्चे आते हैं, जैसे कई गार्जियंस के फोन भी आते हैं कि सर आपके इतने कमजोर बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो मेरे वाले का तो 77% मैं ले आऊँ, मेरे वाले का भी करा देना, क्या आप इसका गारंटी लेते हो क्या? तो मैं गार्जियंस की क्लियर कर दूँ इसलिए कि हम गारंटी नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक 50% का जो बच्चा है उसको बढ़िया पढ़ाते हैं, और फिर उसका जो टाइम मैनेजमेंट है, जैसे उसके 24 आवर्स है, उसको इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं कि वो बच्चा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे दे और वो मोटिवेट रहे, उसके कोई टेंशन नहीं हो, उसको हर जगह यूँ लगे कि मैं कर सकता हूँ जी। अब हमारा जो स्टाफ है वो इतना ट्रेंड है और इतना मतलब ज़बरदस्त है कि बच्चे को आज के टाइम के हिसाब से कैसे पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ाते हैं, तो उस बच्चे को मजा आता है। मतलब स्टडी विथ फन, मतलब मजाक के साथ बच्चा पढ़ता है, तो उसका जो कॉमेडी वाला काम है वो भी होता है और जो टारगेट वाला काम है वो भी होता है। इसलिए बच्चा मजे के साथ पढ़ता है और एक दिन सिलेक्ट होके जाता है। अभी मैं आपको एक दो बच्चों का भले बता दूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मेरे पास एक शेखरपाल नाम से बच्चा है, बच्चा देखा तो उसको अच्छा लगेगा शायद, शेखरपाल है, बाड़मेर का बच्चा है, एक उसी के मयूर स्कूल का बच्चा है, और एक उसी के स्कूल का बच्चा है रणछोड़ सिंह, एक है अरविंद प्रजापति जो भीलवाड़ा कॉलेज। ऐसे बहुत सारे बच्चे, नाम लूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। ये वो बच्चे हैं जो ये खुद बच्चे ही बताते हैं लास्ट में, जब सेलेक्ट हो जाते हैं तब आके बताते हैं, या फिर ये जिन गुरुजी से पढ़ के आए कई बार वो बताते हैं कि वो इस तरीके के बच्चे हैं कि यूँ कह सकते हैं कि रास्ता भटके हुए, या फिर जिनका पढ़ाई में मन नहीं है। लेकिन इस कैंपस में आने के बाद में हमें खुशी है कि उन बच्चों का ईश्वर की दया से, यहाँ के माहौल की दया से, ऐसे समझो आप कि उन बच्चों ने ऐसा परफॉर्म किया कि न केवल वो बच्चे सेलेक्ट हुए, बल्कि वो राजस्थान के टॉप कॉलेजों में गए, इंडिया की टॉप कॉलेजों में गए। तो वहाँ से हमें ये लगता है कि यार कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं शेखर के लिए तो स्पेशली बोलूँगा कि हम एक यहाँ हमारे एक स्पेशल कार्यक्रम चलता है, शायद सिलेक्शन के पीछे उसका बहुत बड़ा योगदान है, जीडी के नाम से ग्रुप डिस्कशन। बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा देते तो बच्चे आपस में उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसका बेस था ना, उस बेच के अंदर पूरी साल उस बच्चे, वो नॉर्मल बच्चा है, कमजोर बच्चा है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया उसने तो उसके केवल 71 मार्क्स आए थे। वो बच्चा इतना जबरदस्त, उस बच्चे के जोश सड़ा पढ़ाएगा कि पूरे साल के अंदर किसी को भी ग्रुप डिस्कशन के अंदर उस बच्चे ने जीतने नहीं दिया जी। अब उस बच्चे का केवल मोटिवेशन था कि वो बच्चा आज टॉप जगह चला गया। बड़ी बात है अपना। बहुत सारी चीजें, अगर बच्चे को माहौल होता है, मतलब अगर माहौल मिले तो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा टॉप जगह जा सकता है। एक जैसे कई डाउट है, बच्चे पूछते भी रहते हैं, मेरे क्वेश्चन छोटे होंगे सर के उत्तर बड़े होंगे, मैं आपको बता दूं। आज इसी हिसाब से हमने बनाया है प्रोग्राम। तो जैसे एक प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का बड़ा चक्कर रहता है कि एक बच्चा जो पहली क्लास से प्राइवेट में पढ़ रहा है 12th तक, और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा ये सोचता है यार कि मैं क्या इनके साथ कम्पीट कर पाऊंगा। तो आपका इंस्टीट्यूट जो है इस बारे में कैसा मैनेजमेंट रखता है, किस तरह उनको थेरेपी देता है कि वो कम्पीट करें? अब देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब इंस्टीट्यूट 2011 में हमने ओपन किया था, तब हमने एक लक्ष्य रखा था। यूँ नहीं कि भाई इस इंस्टीट्यूट को अपने को बिजनेस बनाना है या फिर अपने को केवल इंस्टीट्यूट पे ध्यान देना। हमारे से शुरू से ही सोच रही है और उस पर हम लगातार लगे हुए भी हैं। हम हर गवर्नमेंट स्कूल में जनरली साल भर में विजिट करते हैं और उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप आगे लाइफ में क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, किस लाइन में जाते हो तो क्या परेशानी आएगी, या परेशानी कुछ नहीं आएगी, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस और आपकी एजुकेशन बढ़िया होनी चाहिए। तो ऐसे करके हम हर चीज़ बच्चों को क्लियर करते हैं उनकी स्कूल में जाके। तो ये तो हमारा काम रहता है। अब रही बात गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की और प्राइवेट स्कूल के बच्चे की, मेरा पर्सनल अनुभव है, हमारे पास दोनों तरह के बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा क्या होता है कि एक तरीके से जिसको अपन बोलते हैं चौमुखी विकास। हाँ जी। कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी क्यों न हो, वो उन परिस्थितियों को अपने फेवर में बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत सारे ऐसे स्कूल देखे। अब उसमें स्कूल वाले तो क्या करें बेचारे, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर फैकल्टी पूरी नहीं है। तो मैं तो जाता रहता हूँ, कहीं केमिस्ट्री का टीचर है तो एजी बायो का नहीं है, कहीं बायो का है
तो फिर 2 सब्जेक्ट के नहीं, कहीं कहीं ऐसे स्कूल भी है जहाँ तीनों फैकल्टी भी नहीं है। लगभग हर स्कूल की हालत है लगभग। ज़्यादातर सरकारी स्कूल मैंने देखा है जनरली, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब उन स्कूल के अगर बच्चों को आप देखो तो बच्चों के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता, वो किताबें ही उनके लिए सब कुछ। जी। अब वहाँ सरकारी स्कूल में भी 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो पास होने के लिए आते हैं, और एक वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है, वो बच्चे आते हैं। जो पास होने के लिए आते हैं उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिनका कोई लक्ष्य है उस बच्चे के पास या तो पैसा नहीं है या फिर आसपास में व्यवस्था नहीं है प्राइवेट की, तो वो बच्चा किसी न किसी कारणवश गवर्नमेंट स्कूल में आ गया, जिसका लक्ष्य है कि मुझे आगे बढ़ना है। जितने भी जो आज मेरे गार्जियन जो अभिभावक देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक पर्सनल अनुभव है कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जिसके पास कोई टीचर नहीं है, वो बच्चा सेल्फ स्टडी करके उन बुक्स में अपना पूरा दिमाग लगाता है, पूरा मन लगाता है और वो पढ़ के आता है। और जब वो इस इंस्टीट्यूट में आता है तैयारी करने, और जब हम यहाँ उस बच्चे को पढ़ाते हैं, और प्राइवेट हमारे पास दोनों बच्चे क्लास में बैठे कॉमन, और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर 7वें दिन जब टेस्ट लेते हैं, तो आप मानोगे नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट वो बच्चे जो सरकारी स्कूल से आए हैं, जो सरकारी स्कूल से आए हैं जहाँ कोई फैकल्टी नहीं थी, उस बच्चे को यहाँ जब माहौल मिलता है ना, तो बच्चा माहौल को अपने फेवर में बनाता है, और टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर या टॉप 50 के अंदर जब आप रैंक देखोगे ना, तो मैक्सिमम जो है आपको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की मिलेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो है मैच्योर होता है, वो हर चीज को, अगर पढ़ने वाला बच्चा जिससे कोई लक्ष्य हो, तो वो बच्चा डेफिनेटली प्राइवेट वालों से बेटर करता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं किसी प्राइवेट स्कूल को ऐसे नहीं कहना चाहता कि भाई वो कोई काम के नहीं है, लेकिन मैंने सरकारी स्कूल के बच्चे की एक योग्यता बताई, जिज्ञासा विविधता होती है, जब जैसे ही उनको माहौल मिला और वो उसमें डेफिनेटली बच्चा बहुत अच्छा करता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मतलब ये मैंने देखा है, मतलब बच्चों के अंदर। अब अपन जैसे बेसिक शिक्षा प्रणाली की, एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में हो, अपन ओवरऑल बात करेंगे जी जी, तो अपन देखते हैं आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, एक तरह से बिजनेस बन गया है। जी जी, तो उस बारे में आप, इनकी ज़रूरत कैसे हुई, आज ज़रूरत है कि नहीं है, अगर स्कूल में क्या अच्छा पढ़ाया जाए तो इनकी ज़रूरत मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितने ये बढ़ते जा रहे हैं, जिस रेशियो में बढ़ रहे हैं। देखो मुझे ही लगता है जी, वो भी मैं मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है किसी के सेहत हो, किसी के नहीं। जी, मुझे यूँ लगता है कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, स्कूल चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, अगर उस बच्चे के फर्स्ट क्लास में अगर कोई चैप्टर है, सेकंड क्लास में चैप्टर है, 5th में चैप्टर है, 8th में चैप्टर है, जो भी उसका सिलेबस है, अगर उसको बच्चे को प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए और उस बच्चे को ये गाइडेंस दिया जाए कि तुझे आगे जाके क्या करना है, और उस लेवल से अगर उस बच्चे को पढ़ाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत हो। ये कोचिंग सेंटर वाला सिस्टम पूरा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा जैसे आज ये बात तो सही है कि भारत में अपने यहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, राजस्थान में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये पूछो कि इस कोचिंग सेंटर का सिलेक्शन में कितना % योगदान है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक किसी बच्चे को सिलेक्शन कराने में एक इंस्टीट्यूट का केवल और केवल 10% योगदान होता है, 10% केवल योगदान होता है, 90% योगदान बच्चे का और बच्चे के घर वालों का होता है। मुझे लगता है वो 10% काम अगर स्कूल लेवल पर कर लिया जाए, तो 12वीं के बाद में जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इन इंस्टीट्यूट की कतई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है इनकी जरूरत नहीं है। आज शायद मैं कुछ और काम करूं अगर उस बच्चे को स्कूल में वो 10% बेटर मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रहती है, इसलिए बच्चा इधर उधर आता है। उसको लगता है कि मैं भाई कोचिंग का मतलब क्या हो, कोचिंग में यह तो है ना कि यहाँ कोई बच्चों को बादाम खिला रहे, कोचिंग में ऐसा भी नहीं है कि बहुत तगड़े टीचर आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भाई सरकारी स्कूल में गए हैं कोई टीचर, तो ऐसा थोड़ी है कि वो यूं ही चले गए, उनमें कुछ टैलेंट होगा तभी तो गए हो सरकारी स्कूल में। लेकिन फिर कोचिंग में और सरकारी स्कूल में या स्कूल में कोचिंग में फर्क क्या हुआ? कोचिंग में बच्चा इसलिए आता है कि हमें बढ़िया पढ़ाएंगे, बढ़िया नोट्स देंगे, बढ़िया मेहनत कराएंगे, वो काम स्कूल में हो जाए, हो सकता है। और बच्चे को इस कोचिंग सेंटर पे क्या है, हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को 24 घंटे का मैनेजमेंट देते हैं,
और बच्चे का मैक्सिमम जो टाइम इधर उधर बच्चा डिस्टर्ब होकर करता है ना, उस टाइम को हम एक ही जगह उसकी एनर्जी को उसी टारगेट पे लगाते हैं और उसको एनर्जेटिक रखते हैं। वही काम अगर स्कूल वाले कर ले तो वो वहीं हो जाएगा कंपटीशन और वहीं पे बच्चा निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को जरूरत हो। लेकिन एक चीज मैंने देखा, अभी आप जी पूछा नहीं फिर भी मैं बता दूं ठीक है। कि आजकल यूँ गार्जियन में यूँ जो अभिभावक है ना, उनमें होड़ लगी हुई है कि बच्चे को बाहर भेजो, बाहर पढ़ाओ, बच्चे को बाहर पढ़ाओ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है जनरली कि 12वीं क्लास के बाद में जो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं खुद ICAR सिलेक्टेड हूँ, मैं खुद यहाँ टॉप कॉलेज में पढ़ा हूँ राजस्थान में, सिटी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, तो मैं लगभग चीज़ों से वाकिफ हूँ, देखता हूँ मैं जनरली। अब बच्चों के बीच में ऐसा काम करना कि बच्चों के बीच में रहना पड़ रहा है, तो सब चीज़ें मैं देख के मैं चीज़ का मैंने यूँ तोड़ निकाला, एक एनालिसिस किया मुझे कि सब बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, नहीं होते बिल्कुल। और पढ़ लिख के सब बच्चे नौकरियां भी नहीं लगते। पढ़ लिए इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप आगे जाके कमा के खा लोगे। सही है। मेरे यहाँ ऑफिस के अंदर अभी 8% की बात है, बहुत सारे जॉब के लिए आते हैं, पढ़े लिखे जॉब के लिए आते हैं, जिसमें कोई इंजीनियर होता है, किसी ने PhD कर रखी है, किसी ने MSc कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। मतलब एजुकेशन में डिग्रियों के नाम से उनके पास सब कुछ है। वो आते हैं कि सर मैं कुछ ना कुछ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कुछ ना कुछ काम क्या, यहाँ तो पढ़ाना है। तो सर कौन सी क्लास का, आपने PhD किस में कर रखी है? मैंने इस सब्जेक्ट में कर रखी है। तो हमारे साइंस के ये सब्जेक्ट आप ये पढ़ा लो। कि सर मैं पढ़ा तो नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता है? क्योंकि सर मेरे को अनुभव नहीं है। अनुभव क्यों नहीं है? आपने तो 2013 में डिग्री ले रखी है या 2015 में ले रखी है, फिर भी अनुभव क्यों नहीं? अरे सर एक्चुअली क्या, मैं तो कॉलेज जाता नहीं था और ऐसे करके मुझे ऐसे डिग्री मिली हुई है। अब वो ऐसे कोई इंजीनियर आ गया, मान लो कि मैं तो ऐसे पढ़ा हुआ सर, इसलिए मुझे सब्जेक्ट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है फिर तेरे पास ये डिग्री किस काम की, तो मैं तेरे को किसके लिए रखूँ, आपको किस लिए रखूँ यहाँ पे? सर आप तो किसी हॉस्टल में ही मुझे रख लो या कोई ऐसे ही रख लो, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। तो कुछ ना कुछ करने से तेरा पेट थोड़ी भरेगा, या फिर जिस चीज की आपने एजुकेशन ली वो तो आपके काम में आ ही नहीं रही। भाई इस एजुकेशन से तो आप एडजस्ट हो रहे हो, न कि आप कमा के खा रहे हो। तो आप ऐसी एजुकेशन लेते ना जिसके कि कमा के खाते। अरे सर हमें पहले पता नहीं था, इसलिए हमने तो हर कुछ यूं ही ले ली, हर चीज को। तो मुझे यूँ लगता है कि बच्चे की छटनी करनी चाहिए, बच्चे का माइंड वॉश करना चाहिए। 12वीं क्लास होने के बाद में एक बार बच्चे से बात करनी चाहिए बैठ के कि तुझे एक्चुअल में इस लाइफ में करना क्या है। बिल्कुल ठीक। तू क्या करना चाहता है? अब करने के लिए अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल। 12वीं बच्चे ने पढ़ ली, मैं गार्जियंस को भी स्पेशली बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। बच्चा 12वीं कर लेता है, उसके बाद में बच्चे के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो ग्रेजुएशन करे, चाहे किसी भी फील्ड का हो, या फिर वो मेरे ख्याल से उसका जिस काम में मन है वो काम उसको करना चाहिए, सीखना चाहिए वो। बिल्कुल सीखना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो उसको एजुकेशन ऐसी लेनी चाहिए जो उसको बाद में या तो जॉब दे या नौकरी दे, या कोई वो धंधा भी करे तो उसकी हेल्प करे। मतलब नॉलेज बेस्ड उसकी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो सीख सके, पैरों पे खड़ा हो सके। आपने 12वीं कर ली, 12वीं के बाद 6 साल आपने और डिग्रियां इकट्ठे कर ली और फिर आप उसी चौराहे पे आके खड़े हो गए, सर कुछ ना कुछ करवा लो मेरे से। तो फिर वो एजुकेशन किस काम की? उसके लिए अपने को 12वीं, क्योंकि रास्ता यहीं से निकलता है। 12वीं के बाद में बच्चे को, गार्जियंस को ये देखना चाहिए कि ये बच्चा करना क्या चाहता है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद में अगर पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ने वाले बच्चे की। जिसे पहले पुराना टाइम था तो गुरुकुल चलते थे कि बच्चे को 25 साल तक जो है किसी आश्रम में भेजते थे और वहाँ पे जो है अपने गुरु के पास वो एजुकेशन लेता था। आश्रम में क्यों भेजते, इसके पीछे सोचा आपने कभी? कि जब बच्चा सीखने की उम्र में हो तो उसकी वो दूसरी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं हो, सीधी सी बात है। वो एजुकेशन के टाइम केवल एजुकेशन ले, क्योंकि उसकी उम्र ही यही है। सही है। अब जो है, जैसे मेरा अनुभव है, हो सकता है कोई सहमत हो नहीं हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ के और सेलेक्ट होना चाहता है, किसी कंपटीशन को फाइट करना चाहता है 12वीं के बाद में, एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो अपने झंडे गाड़ना चाहता है, तो उस बच्चे में 12वीं के बाद जब वो कंपटीशन देने जा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी लेने जा रहा बच्चा, तो उसमें 2 योग्यताएं चाहिए। पहली योग्यता, इस योग्यता के पहले भी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। जैसे मान लो कोई बंदा फौज में भर्ती होना चाह रहा है
और फौज में भर्ती होने के लिए मान लो योग्यता है कि 6 फीट की हाइट चाहिए, और कोई बंदा है 4.5 फीट का, और वो बंदा रोज तैयारी करता है, रोज दौड़ लगाता है, पुशअप करता है, बीम निकालता है, मतलब लटकता है किसी पेड़ के कि भाई मेरी कोई दिन हाइट बढ़ेगी और मैं फौज में भर्ती होऊंगा। ठीक बात। तो सोनू सर, कोई चीज की लिमिट होती है। आदमी 1.5 फीट तो किसी पेड़ के लटक के नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और फिर भी अगर वो बच्चा रोज उठ के और उस फौज की भर्ती होने के लिए रोज अगर एक्सरसाइज करता है, दौड़ लगाता है, इसका मतलब है वो सही नहीं कर रहा, वो गलत काम कर रहा है। क्योंकि ये तय है कि फौज में जाती वो उस दौड़ में, उसमें दौड़ के का उस हाइट में वो बाहर निकलेगा। सेम टू सेम अगर कोई बच्चा कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहा है, एजुकेशन में अपने आप को सफलता के चरम पे अगर पहुंचना चाहता है एजुकेशन के अंदर, तो उस बंदे को जो है 2 क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। पहली क्वालिटी कि बच्चा घर से दूर रहे। मेरे पास बच्चे रहते हैं, हॉस्टल में बच्चे कई बार रहते हैं, तो गार्जियंस को स्पेशली बोलना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो घर पे बैठे बैठे महान बन गया हो। बिल्कुल नहीं। जिसका नाम चलता हो और कि घर पे ही बैठा था। आप कोई सा भी आदमी उठा लो, चाहे महात्मा गांधी लो, चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू लो, चाहे आप भगत सिंह लो, चाहे सुभाष चंद्र बोस लो, चाहे आप वर्ल्ड का किसी भी आदमी को लो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, अगर दुनिया में उस बंदे का नाम चल रहा है तो उसने माँ के हाथ का खाना छोड़ा है, मम्मी के हाथ का खाना छोड़ा है। ये कड़वा सत्य हैं जो घर वालों को मानना चाहिए कि अगर बच्चे को लाइफ में सक्सेस करना है तो उसको 15-16 साल की उम्र में मम्मी के हाथ का खाना छुड़वाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वो बंदा घर से बाहर जाएगा तो घर वालों का प्यार उसको छोड़ना ही पड़ेगा। इस जिंदगी में अगर कुछ सफल होना है बच्चे को तो उसको खुद को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार बच्चा जब एजुकेशन के नाम से यहाँ पे आता है, पढ़ाई के नाम से जब तैयारी करने आता है, तो जनरली घर वाले कोई भी घर पे छोटा सा प्रोग्राम होता है बच्चे को बुला लेते हैं, फिर कोई प्रोग्राम होता है बच्चे को बुलाते हैं, या कई बार बच्चा खुद ही आ जाता है। तो मुझे लगता है उससे रूटीन टूटता है और बच्चा कहीं ना कहीं दौड़ में पीछे रहता है। मुझे लगता है पढ़ने वाले बच्चे को कुछ टाइम के लिए, कुछ वर्षों के लिए घर को त्यागना चाहिए, रिश्ते नाते कुछ टाइम के लिए छोड़ने चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर सके। तो पहला सफलता का मूल मंत्र यही है कि बच्चा घर छोड़े, और दूसरा जो मूल मंत्र है, जो कि आज की सबसे बड़ी बीमारी है, कि बच्चा आत्मा से मोबाइल छोड़े। अच्छा, आत्मा से मोबाइल छोड़े। सोनू सर, मैं आपको बता दूं कि भारत का युवा, स्पेशली मैं भारत का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली देखता हूँ, ज़्यादातर बच्चे 15 साल से 25 साल की उम्र एक सीखने की उम्र होती है। बिल्कुल। इसमें ज़्यादातर टाइम बच्चे को लगभग 10 से 12 घंटे बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, 6-7 घंटे बच्चे को सोना चाहिए, 1 से 2 घंटे बच्चे को एक्सरसाइज करना चाहिए, एंटरटेनमेंट करना चाहिए, खेल कूदना चाहिए बच्चे को। इसके अलावा 2 से 3 घंटे डेली रूटीन के काम करना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि ना तो बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए सोने के लिए टाइम है बच्चों के पास। केवल बच्चे, ये तो नींद है जो आ जाती है, अदरवाइज बच्चे सोए 24 घंटे इस मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मुझे जो लगता है बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल छोड़ना चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका पढ़ाई में कतई योगदान नहीं है। अभी एक बच्चा है शिक्कर का जिसने नीट टॉप किया है, वो बच्चा भी, गार्जियंस को मैं स्पेशली चाहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर सर्च करे बच्चे, नीट टॉप किया है नलिन खंडेलवाल ने। बिल्कुल है। और उस नलिन खंडेलवाल के पास उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसके माताजी डॉक्टर है, उसके बड़े भैया डॉक्टर है, फिर भी वो बच्चा जयपुर में पढ़ता है और उस बच्चे के पास 850 रुपये का इसका फ़ोन है, लावा का फ़ोन है उस बच्चे के पास। इसके अलावा मेरे यहाँ एक बच्चा गोवर्धन गार्डन करके, जिसके पास प्रॉपर मकान नहीं है, इतना गरीब घर का वो बच्चा है कि उसके पास प्रॉपर मकान नहीं है, आज भी बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। वो बच्चा ओल्ड राजस्थान, देश आज़ाद होने के बाद में, या यूँ कहूँ कि जेईटी परीक्षा शुरू होने के बाद पहली बार किसी बच्चे ने, एग्रीकल्चर के बच्चों ने टॉप किया, और वो बच्चा 425 पॉइंट अराउंड 425 पॉइंट समथिंग नंबर लेके आया, और ऑल राजस्थान जो है बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया। इसका मतलब है कि मोबाइल फोन का कतई योगदान नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको बोल दो कि बेटा तुझे घर छोड़ना है और मोबाइल छोड़ना है। अगर ये बात बच्चा मानता है तो आपको उस बच्चे को पढ़ने के लिए आगे मोटिवेट करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, और जनरली बच्चे कर भी नहीं पाते। तो ये मुझे लगता है ये करना चाहिए बच्चों। अब जैसे आपने कहा कि
90% योगदान बच्चे का और माता पिता का या परिवार का होता है, केवल 10% योगदान किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है। जी सर जी। तो कोई बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में आ गया, माना रॉयल इंस्टीट्यूट में, अब उस 10% में आप कैसे ऐसे उत्प्रेरक का काम कर रहा है इंस्टीट्यूट किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जी तो उसमें आप किस तरह की थेरेपी, क्या मैनेजमेंट आपका, कैसे उस बच्चे को सेट करते हैं कि 10% में जैसे आपने दिया और वो सेलेक्ट हो गया? तो मैं जैसे बताना चाहूँगा गार्जियंस को कि वास्तव में हमारा 10% योगदान होता है। 10% के अंदर हम 24 घंटे का बच्चों को मैनेजमेंट देते हैं। मतलब 24 घंटे एक पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि वो पढ़ने के लिए आया है, उसके पास और काम ही क्या है, तो उसको हम 24 घंटे का मैनेजमेंट देते हैं। अब इस कोचिंग सेंटर को अगर मैं धंधा समझूं तो मुझे मतलब है, मतलब जो हमारा पूरा सिस्टम काम करता है 10%, उसमें हमारे 2 पार्ट है। 6 से 7 घंटे तो बच्चे की पढ़ाई का, और बाकी का टाइम जो 17 से 18 घंटा बचता है वो बचता है बच्चे का, कि उस 17 से 18 घंटा को बच्चा कैसे अपने टाइम को व्यतीत करे, कैसे अपना दिनचर्या को बनाए, तो अपना कैसे उस टाइम को मैनेज करता है। तो हम उस बच्चे को पूरा मैनेजमेंट देते हैं, क्योंकि हमें पहले अपने को ये देखना होगा कि बच्चा आया किस लिए, कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने आया और उसको सिलेक्शन करवाना है। तो सिलेक्शन तब होगा जब वो 24 घंटे मैनेज करे। तो पहला पार्ट रहता है पढ़ने वाला। तो हम 6-7 घंटे बच्चे की क्लासेज लगाते हैं। अब 6-7 घंटे में क्या होता है, पढ़ाने में हमारे 4 पॉइंट काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टाफ का, बेहतरीन स्टाफ रहता है, और स्टाफ इतना ज़बरदस्त है कि चाहे कितना ही कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, इतना बेहतरीन तरीके से युवा स्टाफ है, ऐसे पढ़ाते हैं कि हर चीज़ बच्चे के क्लियर समझ में आती है। पढ़ाने के बाद में किसी को डायरेक्ट याद नहीं होता है, याद करना पड़ता है या फिर सिस्टम सेट करना पड़ता है। तो पढ़ाई कराने के बाद में बच्चे को डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर। जैसे मान लो आज मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई सा भी टॉपिक, तो उससे रिलेटेड जेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आईसीआर में कैसे आते हैं, बीएचयू में कैसे आते हैं, बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करता है। और 3rd नंबर पे ऊपर जो बच्चा है वो जीडी करता है। जीडी हमारे यहाँ नया कंसेप्ट है, जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो बच्चों के सामने आ जाते हैं, और चैप्टर बच्चों की आंखों के सामने यूं तैरने लग जाता है कि आखिर उस चैप्टर में क्या क्या है। बिल्कुल। और 4th नंबर पे बच्चे का टेस्ट होता है। सोनू सर, ये संस्थान का रिकॉर्ड है, शायद हिंदुस्तान में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है। 4 अप्रैल 2011 की रॉयल इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है। ओपनिंग के बाद में ऐसा कोई रविवार नहीं गया जिस दिन रॉयल के अंदर टेस्ट नहीं हुआ। मतलब हर रविवार टेस्ट होता है, हर रविवार बच्चों का टेस्ट होता है, उनकी रैंक लिस्ट लगती है, गार्जियंस को रैंक लिस्ट भेजते हैं, और अब तुरंत बच्चों को जैसे ही रैंक लिस्ट लगती है तो बच्चों को गाइड करते हैं। जिस बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं उनकी छोटी छोटी कमियां दूर कराते हैं कि आखिर कहाँ मिस्टेक हो रही है। और ये सिस्टम हमारा पूरी साल चलता है। मतलब 12 महीने 4 पॉइंट पे हम काम करेंगे पढ़ाई पे, स्टाफ, डीपीपी, जीडी और टेस्ट। ये प्रोसेस पूरी साल चलता है। और लास्ट में फरवरी में कोर्स होने के बाद में 2.5 से 3 महीने केवल टेस्ट चलते हैं, केवल प्रॉब्लम क्लास चलती है। कमजोर से कमजोर बच्चा लास्ट तक आते आते इंटेलिजेंट हो जाता है और आराम से जो टारगेट लेके चलता है उसमें वो सफल हो जाता है, उसको अचीव कर लेता है। अब ये तो बात रही पढ़ाने की, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इस कोचिंग को या इस इंस्टीट्यूट को धंधा समझूं तो मेरा काम तो हो गया। क्योंकि बच्चे ने पढ़ने के लिए फीस जमा करी, पढ़ाने और बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन मुझे लगता है सोनू सर, एक परिवार की जो अमानत होती है ना, वो हमारे पास है। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सबके लिए अपने बच्चे ही सब कुछ है। और 16 से 18 साल का जो बच्चा है वो एज है बच्चे की जिसके अंदर बच्चा जिधर अगर मौका मिले उधर ही डाइवर्ट हो जाए। अगर उसको प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए, प्रॉपर गाइड किया जाए, तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए। और अगर थोड़ा सा उसको ढीला छोड़ दे तो मार्केट में इतने साधन अवेलेबल है कि बच्चा चाहे जब डाइवर्ट हो सकता है, चाहे जब अपना जो मेन लक्ष्य छोड़ के दूसरे पे जा सकता है। जनरली ऐसा होता है। आजकल कुछ बड़ी सिटियों में जहाँ पहले से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहाँ बच्चे जाने से यूँ कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि माहौल का असर है। बच्चों को कहीं ना कहीं जो प्रॉपर माहौल मिलना होता है वो नहीं मिलता, और बच्चा वो जो 17 से 18 घंटे कोचिंग के अलावा जो टाइम है उसको सही मैनेज नहीं कर पाते। तो हमने इस इंस्टीट्यूट में, खैर अपन दुनिया नहीं सुधार सकते, लेकिन हमारे इस इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा प्रयास है। हमारी ये इच्छा है कि वो जो अमानत है, वो बच्चा है, उसको नहीं पता दुनिया में कैसे जीना है, और वो तो डाइवर्ट होगा, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को जब जब वो डाइवर्ट हो उसको प्रॉपर गाइड करें। बिल्कुल। और वो कनेक्शन काटे जहां से बच्चा डाइवर्ट होता है,
वो कनेक्शन ही काट दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बच्चे को पढ़ाई के अलावा 17 से 18 घंटे का मैनेजमेंट दिया है। उस 17-18 घंटे में बच्चा चाहे तो या इंस्टीट्यूट के हॉस्टल है उनमें रहो, चाहे बच्चा कमरा लेके रहो, मर्जी पड़े वहाँ रहो, बच्चा आना जाना भी कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा कोई रूम लेके रहता है, मान लो उदयपुर में बच्चा रह रहा है, कमरा लेके रह रहा है, तो मुझे लगता है ये संस्थान जो है वो ही उसके लिए गार्जियन है, वो ही उसके माता पिता ये संस्थान है, और उसकी भागीदारी हम निभाते हैं। बच्चों को 4 सिस्टम दे रखे हैं 17-18 घंटे बिताने के। पहला सिस्टम दे रखा है कि बच्चा रात की 9 बजे बाद में रूम से बाहर नहीं निकले। कमरा लेके बच्चा रहे, चाहे कमरा लेके रह रहा हो, कमरा लेके रहो, बच्चा रूम से बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, सोनू सर आप बताओ, पढ़ने वाले बच्चे के रात के 9 बजे बाद में गलियों में घूमने का क्या काम? कोई काम नहीं है। इसलिए हम किसी भी बच्चे को रात के 9 बजे बाद में बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते। फिर भी किसी बच्चे के किसी भी तरह का काम हो, अगर मान लो कोई बच्चा बीमार हो गया हो, तो यहाँ से मेडिकल ऑफिसर जाता है, बच्चे को दिखा के लाता है। हमने मेडिकल ऑफिसर बनाया उसके लिए। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई काम हो, तो कम से कम वो मुझे फोन करे। मैंने स्पेशली मेरे नंबर दे रखे, मेरे से बच्चा परमिशन ले, मुझे लगेगा तो मैं परमिशन दे दूंगा। क्योंकि मेरा यहाँ बच्चा है, इस रोयल के अंदर कोई बच्चा आया है, वो पढ़ने के लिए आया है, 9 बजे बाद में रोड पे घूमने के लिए बच्चा। इसके अलावा दूसरा नियम है कि आजकल बच्चे जनरली किसी को यूं अजीब सा लगेगा कि सर ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेन रीढ़ की हड्डी क्या है, कहाँ बच्चा डाइवर्ट होता है। पहला रात के 9 बजे बाद में जब बच्चा बाहर निकलता है, तो धीरे धीरे वो माहौल में डलता है, दोस्तियां बनती है उसकी, फिर अलग अलग दोस्ती होती है, तो फिर वो अलग अलग कनेक्शन होते हैं, बर्थडे पार्टियां होती है, फिर बच्चा वहाँ डाइवर्ट होता है। तो वहाँ कनेक्शन, अभी उसको पार्टियां मनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड वन, चाय की थड़ियाँ जगह जगह जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे कॉलेज है या हमारे जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, वहाँ आसपास में चाय की दुकानें। हाँ, आजकल खूब खुल। अब चाय की दुकानों में क्या 2 तरह की हो गई। एक तो वो जहाँ मेहनत मजदूर करने वाले जो लोग हैं, वो कहीं थकान हो जाती है तो चाय पीने जाते हैं। दूसरे वो जहाँ मेरे आज देश के, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है लेकिन वास्तविकता इसलिए मैं बताए बिना भी नहीं रह सकता, जो बच्चे घर से बाहर पढ़ाई के नाम से घर से बाहर निकले, जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच की है, उन बच्चों के लिए थड़ियां खुल रखी है हर जगह। जहां केवल स्टैंडर्ड बच्चे बैठते हैं, वो बच्चे यहाँ पे ऐसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। एक हाथ में उन बच्चों के यहाँ झांग के ऊपर मोबाइल होता है, इसके ऊपर टेबल के ऊपर चाय का गिलास होता है, और एक हाथ में सिगरेट होती है। हाँ। बच्चे लगातार, मुझे दर्द होता है कि ये कर क्या रहे हैं। ये देश का भविष्य है, जो ज्यादातर टाइम वो बच्चे सिगरेट फूंकने में लगाते हैं, वहाँ पे खराब करते हैं, मंडली उन बच्चों की बन जाती है। और एक बार अगर बच्चा 11वीं 12वीं का बच्चा या ड्रॉपर बच्चा अगर चाय की थड़ी पे बैठ गया और उस पे बैठने की अगर बच्चे की आदत पड़ गई, तो वो बच्चा नशेड़ी होगा, वो हर तरीके का नशा करना सीख जाएगा, धीरे धीरे उसका पढ़ाई का टाइम कम हो जाएगा, वो आलतू फालतू चीज़ों में लग जाएगा। तो हमारे इस रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर नियम है कि कोई भी बच्चा चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा लगातार अगर ग्रुप बना के चाय की थड़ियों में बैठे हैं, तो हमने स्टाफ लगा रखा है पर्टिकुलर कि ऐसे कोई बच्चे हैं, तुरंत हम बच्चों के गार्जियंस को सूचित करते हैं और उनको इंस्टीट्यूट से घर पे भेजते हैं, ताकि बच्चा जिस काम के लिए आया वो काम करे। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी है। और थर्ड वन नियम है कि कई बार बच्चों के इंस्टीट्यूट के अंदर मैं देखता हूँ जनरली केयर नहीं होती। केयर बोले तो ये रहता है कि पढ़ने के लिए आ रहा है तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, हम अटेंडेंस लगाते हैं PS प्रेजेंट बाय स्टूडेंट, PP प्रेजेंट बाय पेरेंट्स। अगर बच्चा आया है तो बच्चे की रोज अटेंडेंस होती है, अगर नहीं आया तो बच्चे के गार्जियंस फोन करते हैं क्लास मैनेजर को कि सर आज मेरा बच्चा नहीं आया। मतलब सूचना होनी चाहिए घर पे कि आज बच्चा कोचिंग नहीं गया। और 4th नियम हमने बना रखा है कि इस कैंपस के अंदर कोई भी बच्चा मोबाइल लेके नहीं आए। हमारे जो भी हॉस्टल है उनमें कोई भी बच्चा मोबाइल यूज नहीं करता, और जो बच्चे डे स्कॉलर है रूम लेके रहते हैं उन बच्चों को भी मोबाइल अलाउ नहीं है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, जिस वजह से ये पूरे काम हम करते हैं, 24 घंटे का मैनेजमेंट देते हैं, ताकि बच्चा जिस टारगेट को लेके आया है उस पे लगातार दौड़ता रहे, इधर उधर डाइवर्ट हो तो हम लोग बच्चे का ध्यान रखें, और लास्ट में जाके बच्चा जो है सिलेक्शन में कन्वर्ट होता है। अब बच्चा कब रुकता है? जब बच्चा रास्ते से घर चला जाए या मोबाइल में बिजी हो जाए। तो ये दोनों काम मैंने पहले ही रोक दिए थे। बिल्कुल रोक दिए थे।
अगर घर वाले साथ दे और बच्चा इस ट्रैक पर लगातार दौड़ता है तो 1 साल बाद में बच्चा मन में ये सोच ले कि मुझे वहां जाना है, बच्चा आपको वहीं मिलेगा, बस लगातार वो लगा रहे। तो मुझे लगता है सफलता की यही कहानी है। और इसमें मैं 10% दूंगा। क्यों दूंगा 10%? कि जब बच्चा दौड़ेगा ही नहीं तो जीतेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं है? तो दौड़ना, कई बार गार्जियन फोन करते हैं, मैं उनको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हम बच्चे को दौड़ा सकते हैं, लगातार रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को ही दौड़ना पड़ेगा। और उस बच्चे को दौड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए पूरी साल, वो एनर्जी ये इंस्टीट्यूट देता है। एनर्जी में कोई कमी नहीं छोड़ता। बच्चे का 24 घंटा है, ज्यादातर दिमाग हम पढ़ाई पे लगाते हैं। और दूसरी चीज सोनू सर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आजकल जो एजुकेशन में माहौल है उसके अंदर बच्चे डिप्रेशन में आते हैं। मैं गार्जियंस को विश्वास के साथ कह देता हूं कि आपका बच्चा कितने % का क्यों ना हो, इस इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा माहौल बना के रखते हैं और स्टाफ इस तरीके का मतलब एक्टिव है कि बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि टेंशन नाम की बीमारी उसके दिमाग में ही नहीं आती। रॉयल का बच्चा आपको कोई भी टेंशन में नहीं मिलेगा। चाहे हम उसको उसकी सब चीजें छुड़ा दी, उसका मोबाइल छुड़ा दिया, उसके घर पे प्रोग्राम छुड़वा दिए, लेकिन बच्चे को कतई टेंशन में नहीं आने देते। ना मैं घर वालों को ये कहने देता किसी बच्चे के लिए कि नहीं तेरे को तो सिलेक्शन करवा के ही आना है। नहीं, गीता में लिखा हुआ है, संस्थान उसी पे काम करता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल ठीक। जिसने कर्म किया इस दुनिया में डेफिनेटली उसको सफलता मिली है, वो सफल हुआ है। हाँ, ये हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल दूं आपको। इस बार मेरा एक बच्चा है भीम सिंह करके, बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, नॉर्मल परिवार का बच्चा है। वो बच्चा यहाँ साल भर तैयारी कर रहा था। कई बार कहते हैं सोनू सर कि पटवारी नहीं बना और कलेक्टर बन गया। गांव में कहते तो गांव में कहते हैं ना, तो ये काम इस बार हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूट में हुआ। भीम सिंह मेरे पास आया कि सर अब मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कि सर मेरा तो जेट में हो ही नहीं रहा, मेरे तो इतने ही नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा तू साल भर तूने पढ़ाई की कि नहीं की? कि सर मैंने पढ़ाई की। तूने साल भर टाइम खराब किया? कि सर नहीं किया। तो साल भर कहीं मर्जी पड़ी तभी मूवी देखने गया? कि सर नहीं गया। मर्जी पड़ी तब तो गांव गया? कि सर मैं तो दिवाली बाद में गया ही नहीं। तो तूने तेरी मेहनत करने में कमी छोड़ी कि नहीं छोड़ी? तू बेटा तेरे पास अभी और एग्जाम है, तो जैसी मेहनत यहाँ कर रहा था उस वैसी मेहनत तू ICR में कर। और उस बच्चे ने बात को सुनी, टेंशन को निकाला दिमाग से, और वो बच्चा जब ICR का रिजल्ट आया तो इंडिया के अंदर वो बच्चा 7वीं रैंक लेके आया, 7वीं। और आज वो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। आज हमारा भीम सिंह हिसार में सेलेक्ट हुआ है। बहुत अच्छी बात। तो मेहनत करने वाला डेफिनेटली बहुत अच्छा करता है, बजाय नहीं करने वाले की। बिल्कुल ठीक, ये बात है। इसी के बीच एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी सर पूछो। दोनों जुड़े हुए आपस में। जी 5 से एक क्वेश्चन और है मेरे। अच्छा। उत्तर भी आपके बहुत अच्छा है। गाँव में कई लोग पेरेंट्स हैं, चाहे लड़के हैं, आजकल के युवा भी हैं, वो ये सोचते हैं कि आज के युग में नौकरी कहाँ जी। और एक तरफ तो ये क्वेश्चन हो गया कि नौकरी है ही नहीं, ये सोचते हैं लोग। दूसरी तरफ एक है सरकार रिक्रूट कर रही है, अच्छा टीचर चाहिए और स्कूल में अच्छा टीचर भी नहीं है। एक तरफ तो नौकरी नहीं है और एक तरफ अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे लोग है ही नहीं काम करने वाले। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं कि अगर आप में वो गुण हैं तो आपकी मांग तो है, मतलब स्कोप की किसी भी फील्ड में कमी नहीं है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे कोई सा भी फील्ड हो, आप में वो योग्यता होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहें? मुझे ये लगता है कि जिस जगह जिस टैलेंट की जरूरत है ना, वो टैलेंट आज भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और जैसे अपन बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, आज भी नौकरियां हैं, फुल नौकरियां हैं, लेकिन जो नौकरी लगना चाह रहा है उसमें वो योग्यता नहीं है। ठीक है। उसमें जो जैसे किसी ने कही अरे सर मैंने तो PhD कर रखी है। अरे तो आपने PhD कर रखी है, क्या जिस सब्जेक्ट में आपने PhD की उसकी आप में योग्यता है? उसकी अगर आप में क्वालिटी है तो डेफिनेटली ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसमें क्वालिटी और उसके पास नौकरी नहीं है। डेफिनेटली आपको नौकरी मिलेगी। हाँ, वापस मैं रिपीट करूंगा कि कई बार नहीं मिलती तो उसको ईश्वर रोकता है। हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला हो, बाकी कोई चीज का कंपटीशन नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो उस चीज के टैलेंट की है, उसमें योग्यता की है, उसमें नॉलेज की कमी है, तभी वो बंदा अटक रहा है। अदरवाइज कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। मुझे यूँ लगता है अगर कोई बंदा किसी चीज में एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली उसको वो चीज मिलेगी और मिलती है, 100% मिलती है। सर अब ये बताएं कि अपने इंस्टीट्यूट में कहाँ से बच्चे पढ़ते हैं? देखिए सर,
अपने इंस्टीट्यूट के अंदर अभी न केवल राजस्थान के बल्कि भारत के लगभग हर कोने से बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। अभी 8% लगभग 12 राज्यों के बच्चे अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, आसपास के लगभग। क्यों 12 राज्यों के बच्चों के पढ़ने के पीछे कारण ये है कि पहले एग्जाम होता था जेईटी का, जिसका लेवल था राजस्थान। 2016 से जैसे ही बच्चे आउट ऑफ राजस्थान पढ़ने जाने लगे, धीरे धीरे लोगों में माहौल बना और आज राजस्थान अपने इस इंस्टीट्यूट के अंदर दोबारा बता कोई बात नहीं, वापस पूछ लेते इसको। मैंने सोचा क्या हो गया। हाँ तो वापस इसको वापस। हाँ कुछ नहीं, घर की बात है। एक शॉट को 50 बार करते हैं, 50 बार सेट करते हैं, तब तो क्या दिक्कत है। अपने तो 2 बार ही कर रहे हैं। बच्चों उड़ाता हो। सर अब ये बताइए कि अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में किस किस जगह के बच्चे आते हैं या कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं? देखिए सुनो सर जी, 2016 तक जेईटी का ही पर्टिकुलर अपन तैयारी करवाते थे जी। तो 2016 तक राजस्थान के हर कोने से बच्चा पढ़ने आता था। अब 2016 बाद में जैसे जैसे बच्चे आईसीआर में सेलेक्ट होके आउट ऑफ राजस्थान जाने लगे हैं, लगभग भारत के हर कोने में जाने लगे हैं। हाँ जी। तो हर कोने में अपना नाम जा रहा है और वहाँ से बच्चे तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। आज की डेट में लगभग 8 से लेकर 12 राज्यों के जनरली बच्चे अपने यहाँ पढ़ रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा गार्जियंस को जिन्होंने उन पर विश्वास किया। आज राजस्थान के हर कोने की गर्ल्स अपने पास पढ़ रही है, चाहे गंगानगर हो, चाहे मानगढ़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे आपका इधर बाड़मेर हो। हर जिले का बॉयज और गर्ल्स यहाँ अपने पढ़ने आ रही है। आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत सारे गर्ल्स अपने यहाँ पढ़ने के लिए आ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा उन गार्जियंस का, उन सभी पेरेंट्स का, उन सभी जो यहाँ छात्र छात्राएँ पढ़ के गई और मेरे साथीगण जिन्होंने गार्जियंस के मन में विश्वास बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहे और दिल जीता है मतलब गार्जियंस का। उसका नतीजा है कि आज भारत के हर कोने से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और हम हमारी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि जो इस संस्थान पे विश्वास करके आता है उसकी उम्मीदों पे खरा उतरे। और पढ़ाई नहीं है, जब बच्चा घर से पहली बार बाहर निकल के आता है तो उसको एक परिवार का माहौल देना होता है। बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे रहती है। हम हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जैसे बच्चा हॉस्टल में रहता है तो कभी उसको हम कमी महसूस नहीं रहने देते कि भाई हम घर से दूर रह रहे हैं। हर चीज़ बच्चे को प्रॉपर वे में मिलती है, पूरी तरीके से बच्चे की केयर होती है। और स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो अपनी मिसेज वही इन बच्चों के हॉस्टल वार्डन है। इसके अलावा अपनी जो टीम है पूरी वो लगी रहती है। कभी यूँ एहसास ही नहीं होने देते कि भाई हम घर से दूर हैं। जी, यही वास्तविक उपलब्धि है कि सैकड़ों पेरेंट्स इंस्टीट्यूट पे भरोसा करके अपने बच्चियों को, यहाँ तक कि अन्य स्टेट के लड़के भी यहाँ पढ़ के आते हैं। ये वास्तव में इसे उपलब्धि कह सकते हैं। अब सर अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अपने यहाँ से सेलेक्ट होकर आईसीआर में हो, जेट में हो, बीएचयू में हो गए हैं और वहाँ बीएससी कर रहे हैं, जी। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? किस डायरेक्शन में वो काम करें, कैसे, क्या मोटिवेशन या क्या उनको आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए मेरा यही मानना है सोनू सर, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ जी, और मुझे हर चीज़ अच्छे से पता है कि एक्चुअल में वास्तविकता ये है कि आज किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। जी, किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो खेती कर करके हाथ जोड़ लिए उसने, वो परेशान हो चुका है। जी, ये सही बात है कि किसान के परिवार में जन्म हुआ मतलब कर्जे में ही जन्म हुआ और कर्जे में ही मर रहा है। जी, अब तक तो यही ये वास्तविकता है। जी जी जी। और अगर किसान को प्रॉपर गाइडेंस मिले, गवर्नमेंट का वैसे प्रॉपर सपोर्ट रहता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं वो प्रॉपर किसान के पास नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी लूज है जिसकी वजह से किसान की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पा रही। मेरी दिल से, आत्मा से इच्छा है, एग्रीकल्चर एजुकेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन जो चीज़ इस एजुकेशन में होनी चाहिए किसान के लिए शायद प्रैक्टिकली वो हो नहीं पा रही जी। मैं मेरे बच्चे जो भी पढ़ के गए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को ना भूले कि वो क्यों पढ़े थे जी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक तहसील के अंदर अगर एक भी बच्चा ठान ले
कि मैं इस किसानों की स्थिति चेंज करूँगा और किसानों को प्रॉपर वे में गाइड करें, जिस फील्ड की ज़रूरत है उस फील्ड की बच्चा उस किसान को जानकारी दे जी। और जानकारी अगर खुद अकेला नहीं दे पा रहा तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करे, हाँ, ऐसा चैनल सेट करे कि एटलीस्ट किसान के पास वो जानकारी आ जाए। जी जी जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं जिस लाइन में हूँ, जिस चीज़ की तैयारी करवा रहा हूँ, ये संस्थान जिस चीज़ की तैयारी करा रहा है जी जी, और किसान को अगर जिस दिन उसको एक्चुअल फ़ायदा मिलेगा उस दिन हमें असली खुशी होगी। जी, तो जी, ये काम मेरे बच्चे कर सकते हैं। जी जी, तो उनके दिमाग में ये सोच हो कि एटलीस्ट किसान को फ़ायदा हो, किसान का फ़ायदा होगा तो इस देश का विकास होगा। बिल्कुल सर। क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन आज भी खेती पर आधारित है और मैक्सिमम पॉपुलेशन का अगर ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली देश का ग्रोथ होगा। तो बच्चों को ये दिमाग में रखना चाहिए। अपना अपना जरूरी नहीं है वो सरकारी नौकरी करे। मैं तो आज, अब टाइम तो नहीं है, काफ़ी टाइम आपका ले लिया मैंने, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ जी कि एक किसान जो है आलू की जैसे वो खेती करता है। हाँ जी। आलू की किसान खेती करता है, 4-5-6 महीने उसको खेती में लगते हैं। उसके बाद में वो खेत से आलू की बोरी भर के वो मंडी में बेचने जाता है। मंडी में जब आलू बेचने किसान जाता है तो उसको एक बार यूँ मान लेता हूँ कि 10 रुपये किलो वो आलू बेच के आता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जी जी। 10 किलो वो 10 रुपये किलो जैसे ही आलू की बोरी बेच के आता है तो उसको जो भी 50 किलो मान लो है तो उसको 500 रुपये मिल गई मान लो। 500 रुपये का पॉकेट में जेब में डालता है और किसान रवाना होता है। जैसे रवाना होता है तो उसको सामने दिखता है किराने की दुकान और अपने पोते की याद आती है। पोता मतलब बेटे का बेटा। उसको यूँ लगता है कि मैं बच्चे के लिए कुछ लेके चलूँ। और आजकल मार्केट में चल रही है तो तुरंत ही किसान 10 रुपये निकाल के देता है और चिप्स की एक थैली ले लेते हैं। अब वो चिप्स की थैली जब खरीदता है तो अपने वहाँ दिमाग लगाओ कि चिप्स किस चीज़ की बने, आलू जी। आलू के चिप्स है वो जी बिल्कुल आलू के, जो कि 10 रुपये किलो किसान बेच के है। अब मैं 10 उस आलू को 1 किलो आलू को और 1 किलो इधर चिप्स रखता हूँ तो जब तक आप 400 का नोट नहीं दोगे ना, इधर 400 रुपये के चिप्स नहीं रखोगे ना, तब तक वो पलड़ा इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा क्या हो गया कि किसान ने 6 महीने तक मेहनत की और वो आलू 10 रुपये किलो बेचने के लिए मजबूर है और वही किसान उसी आलू को 400 रुपये सहर्ष खरीद रहा है क्योंकि उसी ने लगाया है, जो उसी ने मेहनत की है। तो उसमें क्या इतना नमक मिर्च डाल दिया कि वो जो चीज़ है वो 400 रुपये किलो हो गई। जी जी। अगर ये गैप जिस दिन किसान के समझ में आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन जब कोई बच्चे कर देंगे तो उस दिन हर बच्चा ये कहेगा कि मैं किसान का बेटा हूँ। क्योंकि उस दिन किसान के घर पे भी कार खड़ी रहेगी, किसान के घर पे भी हवेली होगी, किसान के बच्चे भी सूट बूट में घूमेंगे। क्यों? क्योंकि वो विकसित होंगे। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करे बच्चे, आगे जाके कुछ ऐसी रिसर्च करे कि किसान से वो डायरेक्ट जुड़े और उसको एक्चुअल फ़ायदा दे। मेरी ये मन से इच्छा है और मैं चाहूँगा हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे इस काम में भागीदार बने। आज भी महात्मा गांधी बनने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड नहीं है जी। आज भी किसान भाई है, अगर कोई वास्तविक उनका मसीहा बन जाए तो महात्मा गांधी जितनी इज्जत आज उसकी भी होगी जितनी महात्मा गांधी की इज्जत हुई। लेकिन बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए कि मैं उनके लिए करूँ। जी जी सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। ये अपने देश का दुर्भाग्य है, विडम्बना है कि आज भी किसानों की आज़ादी के 70 साल बाद भी ये स्थिति है। और मुझे उम्मीद है कि जिस रथ को चलाने वाला आप जैसा व्यक्तित्व हो तो निश्चित ही अर्जुन पैदा होंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। इंस्टीट्यूट ऐसे ही ग्रोथ करता रहे और देश भी तरक्की करता रहे। आपके जो स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, जब वो वास्तव में इन समस्याओं का समाधान करेंगे, वो एक्चुअल आपके लिए और हम सब के लिए उपलब्धि होगी। तो आपने काफ़ी बातें बताई, वो निश्चित रूप से सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपने जीवन में उतारेंगे, देखेंगे, इनसे सीखेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो सर, अंत में थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और देखते रहिए, जल्द मिलेंगे वापस। थैंक यू सो मच।